Hello everyone, welcome to your very own Easily. I am Dr. Sudha, your mentor for biology. So, in our today's class, what we are going to start? इससे पहले हमने क्या क्या कर लिया? हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं, राइट? और हमने हमारा लास्ट टॉपिक मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट कर लिया था, राइट? और हमने ये भी देखा कि अगर स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हो जाए मींस फर्टिलाइजेशन, है ना? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है देन मेंस्ट्रुएशन साइकिल अकर या मेंस्ट्रुएशन अकर्स, राइट? बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो किस तरह से जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है और कैसे यूट्रस के अंदर उसका इम्प्लांटेशन होगा, राइट? तो इसी के साथ ही हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा आज का टॉपिक, that is human reproduction, fertilization and implantation. फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, ठीक है? जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, हमने इस पिक्चर में एनसीईआरटी का डायग्राम है। हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं आज के चैप्टर में? हम डिस्कस करेंगे कैसे फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना। जाइगोट कहाँ बनता है? एम्पुलर रीजन ऑफ द एम्पुलोस्टिक जंक्शन पे कह लो कि इवन जो फर्टिलाइजेशन होता है दैट मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है। तो जैसे ही फ्यूजन हो जाएगा गैमीट्स का, उसी टाइम पे क्या होगा? जाइगोट बन जाता है और जाइगोट फिर डिवाइड करना शुरू कर देता है। तो ये सारी आज हम स्टोरी देखेंगे किसके अंदर? हमारी आज की क्लास में, ठीक है? तो सबसे पहले समझ लेते हैं फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, ठीक है? डेफिनेशन की बात करूं तो सिंपल सी बात है, क्या होना है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, ठीक है? मेल एंड फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट कहाँ है? दैट इज इन द फेलोपियन ट्यूब में आ चुका है। कहाँ आ चुका है? एम्प्यूला के अंदर, राइट? और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्ट क्या होगा? जो सीमेन के अंदर या वन इजैकुलेशन के अंदर अबाउट बहुत सारे, जो आप ऐसा मान लो कि स्पर्म्स जो हैं दे आर रिलीज्ड इन वन इजैकुलेशन, ठीक है? तो दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो एक बार ऐसा करते हैं, थोड़ा सा हम डिटेल में भी समझेंगे अभी, बट एक बार देखो, ड्यूरिंग कॉपुलेशन मतलब क्वाइटस के टाइम पे, सेक्सुअल एक्ट के टाइम पे सीमेन रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा? सीमेन बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना। एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेल के अंदर हमने क्या समझा था? दैट इज पेनिस। तो दैट विल हेल्प इन दिस प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन। और क्या करेगा? ड्यूरिंग वन इजैकुलेशन इनटू द वेजाइना कितने स्पर्म्स सिक्रीट होंगे? अबाउट आप कह सकते हो कि 200 से लेके 300 मिलियन तक स्पर्म्स रिलीज होते हैं, राइट? तो मोटाइल स्पर्म जल्दी स्विम करके कहाँ पहुंचना चाहेंगे? एग के पास, ठीक है? तो ये चीज देखने के बाद एक बार हम डिस्कस करते हैं कि जैसे ही स्पर्म्स वेजाइना के अंदर एंटर होते हैं तो उनको रास्ते में बहुत सारी रुकावटें फेस करनी पड़ती हैं। क्यों नहीं करनी पड़ेंगी? रुकावटें तो आएंगे ही जिंदगी में, ठीक है? तो देखो, स्पर्म्स का हो गया है अप्रोच। स्पर्म्स का अप्रोच दैट इज इन सीमेन, ठीक है? एक सेकेंड, wait for a second, let us ठीक है? तो अप्रोच हो गया स्पर्म्स में इन सीमेन में। तो अगर हम एक बात करें इन इजैकुलेशन अब आप समझते हैं दैट कंप्लीट सीमेन के अंदर सेमिनल जो ग्लैंड्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की, उनका सिक्रीशन प्लस क्या होंगे? स्पर्म्स होंगे। इन वन इजैकुलेशन अबाउट 200 से 300 मिलियन तक स्पर्म्स जो है वो रिलीज कर दिए जाते हैं। कहाँ? वेजाइना के अंदर, राइट? अब स्पर्म्स कहाँ पहुंच गए हैं? दे हैव रीच्ड इनटू द वेजाइना, ओके? अब एक चीज का ध्यान रखना कि स्पर्म्स को रास्ते में रुकावटें मिलेंगी, एक रेस शुरू होगी। स्पर्म्स क्योंकि मोटाइल है, उनके पास टेल है और वो बहुत तेजी से स्विम करेंगे। बहुत तेजी से स्विम करते हुए उनको कहाँ पहुंचना है? एग के पास। कहाँ पहुंचना है? एग के पास, ठीक है? तो उस टाइम एग के पास पहुंचने के लिए उनको कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो इनको फेवर करती हैं, जो इनको फेवर करती हैं? तो सबसे पहली चीज आती है लैशिंग मूवमेंट्स ऑफ टेल। लैशिंग मूवमेंट
ऑफ टेल, टेल की लैशिंग मूवमेंट की वजह से, जैसे टेल लैशिंग मूवमेंट की वजह से बहुत तेजी से स्विम कर पाते हैं, कहाँ पर, वेजाइना की तरफ, सॉरी एग की तरफ, ठीक है। दूसरा क्या होगा इनके अंदर, अगेंस्ट देखो इनको ग्रेविटी मूव करना है, दैट इज अ बैरियर, लैशिंग मूवमेंट है। और साथ में वेजाइना के अंदर देयर आर सम केमिकल्स, वो केमिकल्स जिनको हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स बोलते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, वो हेल्प करते हैं बेटा इस मूवमेंट में। नंबर 3, और जो सक्शन या एस्पिरेटरी, जो सक्शन की तरह यूट्रस की वॉल के साथ चिपक के ये कहाँ पहुंचते हैं, टू एग, तो सक्शन मूवमेंट कह लो, है ना, सक्शन मूवमेंट, राइट। ये तो हुए बेटा, इनको मिलते हैं फेवर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। स्पर्म्स को आगे तक पहुंचाने के लिए कुछ चीजें उनके फेवर में है, बट कुछ चीजें उनके रास्ते में रुकावटें भी बनती हैं। जैसे कि हमें पता है कि 14th डे पे जब ओव्यूलेशन होता है, उस टाइम पे एंडोमेट्रियम लाइनिंग अपनी पूरी कंप्लीट थिकनेस के साथ होती है, और उसके अंदर देयर आर मेनी फोल्ड्स, वी हैव अंडरस्टैंड कि इस तरह से फोल्ड्स होंगे, तो बहुत सारे स्पर्म्स इनके अंदर अटक के रह सकते हैं, इन फोल्ड्स के अंदर भी फंस जाते हैं और वो रास्ते में ही खत्म हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है हमारे पास, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, बैरियर्स के अंदर, रुको, ये तो हुए फेवर, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो बैरियर्स क्या है। सबसे पहला बैरियर ये है कि इनको मूव करना है अगेंस्ट द ग्रेविटी, हर चीज ग्रेविटी की वजह से नीचे आती है, बट सोचो स्पर्म्स को कैसे मूव करना पड़ रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करना पड़ रहा है, वो भी अपर डायरेक्शन में, मतलब मूवमेंट इज अगेंस्ट द ग्रेविटी। ये हुआ इनके रास्ते का बैरियर, मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। दूसरी बड़ी रुकावट इनके रास्ते में क्या है, थिक फोल्ड्स ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग, थिक फोल्ड्स ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग, थिक फोल्ड्स ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग, ठीक है। और क्या है, अब देखो स्पर्म है तो भाई फॉरेन है, बाहर की चीज अंदर एंटर कर रही है किसी भी बॉडी के अंदर, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम उसी वक्त एक्टिव हो जाता है, तो वहां पे दैट कैन बी फेगोसाइटाइज्ड, तो उनका फेगोसाइटोसिस भी हो जाता है, मतलब दे कैन बी किल्ड बाय द इम्यून सिस्टम, ठीक है। नंबर 4, और क्या चीज होती है, वेजाइना के अंदर होती है एसिडिक पीएच, और ये एसिडिक पीएच इन स्पर्म्स को किल भी कर सकती है। तो ये हुई इनके रास्ते में कुछ रुकावटें, बट फेवर में भी कुछ पॉइंट्स हैं, जिसकी वजह से एट लास्ट, अच्छा इनके पास प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन है जो एसिडिक पीएच के अंदर इनको हेल्प करती है सर्वाइव करने के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया है जो इसको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है स्पर्म को, जिसकी वजह से बहुत तेजी से मूव कर पाते हैं अपनी लैशिंग मूवमेंट ऑफ टेल की वजह से, और साथ ही साथ इनके पास जो सीमेन के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन फैक्टर्स भी होते हैं, न्यूट्रिशन वाली चीजें भी होती हैं जो इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है। तो इतने सब कुछ के बाद भी ये, क्योंकि बहुत सारे अमाउंट के अंदर रिलीज होते हैं स्पर्म्स, अब उनमें से अगर कुछ खत्म हो भी गए, बहुत सारे खत्म हो जाते हैं बेटा बैरियर की वजह से, बट आउट ऑफ 100, मतलब इतने सारों में से कुछ 100 के करीब ही कहाँ पहुंच पाते हैं, वो कोशिश करते हैं, इस रेस के अंदर लगे रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कैपेसिटेशन। तो कैपेसिटेशन की जो एबिलिटी है, मतलब इनकी एग तक पहुंच गए, 100 में से कोई एक पहुंचेगा बेटा एग तक, ठीक है। तो इनका क्या होता है, फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट के अंदर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, दे विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन का मतलब क्या है, हमें पता है एंटीरियर एंड पे स्पर्म के हेड है और न्यूक्लियस है, और साथ में है एक्रोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर्ड है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमें परमिएबल बनाना है, ताकि ये जो एक्रोसोम के एंजाइम्स हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज एक्रोसोम, दिस इज एक्रोसोम। तो एक्रोसोम के एंजाइम रिलीज किए जा सके, एक्रोसोम के एंजाइम रिलीज होंगे तभी तो वो ओवम के अराउंड जूना पैलुसिडा और कोर्ना रेडिएटा को डिसॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, कुछ ग्लिसरॉल्स और लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है, कुछ स्टिरोल्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स जो किसकी स्ट्रक्चर्स है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो यहाँ हम लिख देते हैं रिमूवल ऑफ स्टिरोल्स and
some glycoprotein are removed, some glycoprotein, जैसे ही वो रिमूव हो जाएंगे कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स अंदर बढ़ जाएगा, तो जिसकी वजह से इनकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं कैपेसिटेशन, एबिलिटी ऑफ स्पर्म टू फर्टिलाइज द ओवम, दैट इज नोन एज कैपेसिटेशन। ठीक है, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जाके ही इनका ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, चलो अब देखो, अब पहुंच गए हैं, एग के पास पहुंच गए। मान लो कहाँ है एग, एग का एग नहीं, हम बोलेंगे सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte कहाँ प्रेजेंट है, दैट इज इन द एम्प्यूला, एम्प्यूलो इस्थमिक जंक्शन, फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूलो इस्थमिक जंक्शन पर प्रेजेंट है। वहां पे क्या होगा, एक और रिएक्शन चलेगा, फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। एक काम करते हैं, यहाँ पे बाद में आते हैं, पहले समझते हैं ताकि आपको सब कुछ इजी लगे। देखो हमने यहां से स्टार्ट किया, मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स, सर्विक्स के पास हुए, यूट्रस के अंदर एंटर हुए, फाइनली कहां पहुंच गए, एम्पुलरी रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन। ठीक है, ओवम भी आ गया एम्पुलरी रीजन में, स्पर्म्स भी पहुंच गए, राइट। अब यहां पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन तभी अकर होगा जब ओवम और स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं कि ओवम पहले आ जाए स्पर्म ना पहुंचे, दोनों को साइमल्टेनियसली आना पड़ेगा एम्पुलरी रीजन के अंदर, सो दैट दे मे गेट फ्यूज, फर्टिलाइजेशन हो सके टू द एम्पुलरी रीजन। ठीक है, दिस इज द रीजन व्हाई नॉट ऑल कॉपुलेशंस लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। तो जरूरी नहीं है हर सेक्सुअल एक्ट के बाद प्रेगनेंसी हो जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कब होगा ऐसा, जब ओवम भी मिल जाए एम्पुलरी रीजन के अंदर और स्पर्म्स भी मिल जाए, जब दोनों मिल जाएंगे तभी दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाई ऑल कॉपुलेशन डू नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, बिकॉज द ओवम एंड स्पर्म्स दे हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली इन द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। इतनी बात हमें क्लियर है, इस डायग्राम को हम बाद में समझेंगे। ठीक है, चलो एक बार आगे और आ जाओ। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जो एक स्पर्म है दैट विल कम विद द जोना पैलुसिडा लेयर। ठीक है, इस पे हम आते हैं, एक बार हम वापस अपनी पुरानी स्लाइड पे चलते हैं और यहां से देखते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब जो स्पर्म्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से होते हुए कहाँ पहुंच गए हैं, ओवम के पास। कहाँ है ओवम, दैट इज इन द एम्पुलरी रीजन, राइट, एम्पुलर रीजन के पास। अब देखो यहाँ भी होंगी बेटा कुछ एंटी फर्टिलाइजिंग और फर्टिलाइजिंग रिएक्शन, ये देखने के लिए कि क्या ये स्पर्म्स अपने ही स्पीशीज के हैं, सो दैट स्पीशीज स्पेसिफिसिटी जो है मेंटेन रखी जा सके। याद करो जब हमने बात की थी कि पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर लैंड होती है तो वहां भी पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन हुआ था कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए, तो सेम यहाँ भी होता है। ठीक है, तो ओवम क्या सीक्रेट करता है, कुछ फर्टिलाइजिंग ऐसा मान लो कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती है, कुछ ऐसे सिक्रीशंस होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, तो जो ओवम सिक्रीट करेगा उसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजिंग और जो स्पर्म रिलीज करेगा उसको हम बोलेंगे एंटी फर्टिलाइजिंग। तो इनके बीच में रिएक्शन होगा और इससे क्या होगा, स्पीशीज की जो स्पेसिफिसिटी है, स्पीशीज स्पेसिफिसिटी दैट इज आइडेंटिफाइड। स्पीशीज अपनी स्पीशीज के स्पर्म्स अपने ओवम को फर्टिलाइज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं स्पीशीज स्पेसिफिक या आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पर्म्स ऑफ द सेम स्पीशीज। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही स्पर्म ओवम के कांटेक्ट में आएगा हमें चाहिए कुछ एंजाइम्स। किस लिए, देखो हमने स्ट्रक्चर क्या पढ़ी थी ओवम की, ये मान लो हमने बनाया था ओवम, ओवम के अंदर हमने बोला एसेंट्रिक न्यूक्लियस है, ये इसकी विटलाइन मेम्ब्रेन है और इसके अराउंड कुछ लेयर्स थी, जिनमें से एक लेयर थी बेटा जोना पैलुसिडा, जोना पैलुसिडा, और उसके बाद कुछ लेयर्स थी ऐसे यूं रेडिएटिंग सी लेयर, जिनको हमने बोला था कोरोना रेडिएटा। तो अब इन लेयर्स को डाइजेस्ट भी करना है, इन लेयर्स को हमें डाइजेस्ट भी करना है। ये क्या बनाया है हमने, दिस इज ओवम। ठीक है, तो ये कौन सी लेयर है, कोरोना रेडिएटा। ये क्या है बेटा, दिस इज ग्रीन वन, ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, दिस इज ग्रीन वन इज जोना पैलुसिडा। तो
जो कोरोना रेडिएटा के जो सेल्स हैं वो आपस में ऐसे चिपके रहते हैं विद द हेल्प ऑफ एसिड हाइलोजुरोनिक एसिड। तो हमें कोरोना रेडिएटा को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए, हमें हाइलोजुरोनिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए, हमें जोना पैलोसिडा को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए, दैट इज एक्रोसिन। सारे के सारे एंजाइम कौन देगा? दैट विल गिवन बाय एक्रोसोम। एक्रोसोम कैसे बना था? गोल्गी कॉम्प्लेक्स से। तो एक्रोसोम एक्ट्स लाइक अ लाइसोसोम, लाइसोजाइम ना, लाइसोसोम के एक्ट करेगा, एंजाइम्स रिलीज करेगा, राइट। चलो अब क्या होगा उसके बाद? जैसे ही जो स्पर्म है कहाँ पहुंच गया है? एग के पास। सारी की सारी लेयर्स को इसने कर दिया है डाइजेस्ट। किसने डाइजेस्ट किया? एक्रोसोम के एंजाइम्स ने। तो देखो जैसे ही ये मान लो ये स्पर्म है, ठीक है, और यहाँ है ओवम, सारी की सारी लेयर्स होगी डाइजेस्ट। अब आके ये इसको टच करेगा तो यहाँ पे बनता है एक रिसेप्शन कोन, फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन कोन। मेम्ब्रेन्स के डिसॉल्व होने की वजह से जिस साइड से स्पर्म की एंट्री हो रही है, कहाँ से एंट्री होती है स्पर्म की? स्पर्म एंट्री थ्रू एनिमल पोल। हमने समझा था स्पर्म एंट्री कहाँ से होगी? एनिमल पोल से। तो एनिमल पोल से एंट्री होने के लिए वहां पे जो ओवम की लेयर्स हैं, जोना पैलोसिडा, कोरोना रेडिएटा, वो क्या हो जाएंगी? डिसॉल्व हो जाएंगी। कौन डिसॉल्व करेगा? एक्रोसोम के एंजाइम्स, ठीक है। तो वहां बन जाएगा एक रिसेप्शन कोन, मतलब जिसको फर्टिलाइजेशन कोन भी बोल सकते हैं, राइट। अब याद करो जब हमने बोला था कि इट इज अ सेकेंडरी oocyte, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने समझा था कि सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है ग्रेफिन फॉलिकल से, ठीक है। अब सेकेंडरी oocyte एग में कब कन्वर्ट होगा? जब स्पर्म आके इसको टच करेंगे, किसको? ओवम को, डाइजेस्ट कर देंगे सारी लेयर्स, तब होगा मियोसिस 2। कैसे होगा? कुछ मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर रिलीज होंगे। मेटाफेज के अंदर सस्पेंडेड थी ना, तो मेटाफेज को डिसॉल्व करने वाले, तो आप बोलो एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर्स। तो नेक्स्ट फेज शुरू हो जाएगा। एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर्स की वजह से क्या हो जाएगी? मियोसिस 2 कंप्लीट। एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर्स की वजह से व्हाट विल हैपन? मियोसिस 2 विल बी कंप्लीटेड। तो जैसे ही मान लो ये ओवम है और इसको आके स्पर्म ने फर्टिलाइज किया, ठीक है, जैसे ही पहुंचा तो अब क्या हो गया? इनके बीच की डिसॉल्व हो जाएगी, इनके बीच में ये डिसॉल्व हो गई, राइट, और इनकी हो चुकी है एंट्री। तो जैसे ही हुआ तो अब ये जो सेकेंडरी oocyte था, ये जो सेकेंडरी oocyte था, इट विल कंप्लीट इट्स मियोसिस 2। मेटाफेज में सस्पेंडेड थी, तो मेटाफेजिंग में सस्पेंडेड रखने वाले जो फैक्टर थे वो डिसॉल्व हो जाएंगे, एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर्स यहाँ पर आएंगे। तो मियोसिस 2 के कंप्लीट होते ही क्या बन जाएगा? ये बन गया है ओवम, और इस पे रिलीज हो गई है छोटी सी बॉडी जिसका नाम है सेकेंडरी oocyte, ठीक है। और अब क्या हो गया? सेकेंडरी oocyte बनने के बाद अब चलेंगे बेटा कुछ कॉर्टिकल रिएक्शंस। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। हालांकि एनसीईआरटी हमें ये सब बातें नहीं बताती है, बट प्रोसेस को समझने के लिए हमें इन सब बातों को समझना जरूरी है, ठीक है। फिर इसके बाद एनसीईआरटी बहुत ईजी लगती है, राइट। तो कॉर्टिकल रिएक्शंस में क्या होगा? देखो ये है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ध्यान से समझना। किसकी? ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और हमने ये देखा था कि अंदर की तरफ ओवम की जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो ओवम की जब हमने स्ट्रक्चर बनाई, हमने ये भी समझा कि अंदर वाला जो है व्हाट इज दिस? दैट इज ओप्लाज्म, और बाहर की तरफ ये जो थिक सा होता है साइटोप्लाज्म, दैट इज एक्सोप्लाज्म, राइट, दैट इज एक्सोप्लाज्म। तो ये है कौन सी मेम्ब्रेन? विट्रिलाइन मेम्ब्रेन। दिस इज विट्रिलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है। बाहर की तरफ कौन सा साइटोप्लाज्म है? एक्सोप्लाज्म। अंदर की तरफ कौन सा है? ओप्लाज्म। तो यहाँ पे होते हैं कुछ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। क्या होते हैं? कुछ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। अब देखो जैसे ही यहाँ पे आके स्पर्म ने एंट्री लेने की कोशिश की, तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन ना थोड़ा सा ऊपर हट जाती है और बीच में एक स्पेस आ जाता है साइटोप्लाज्म और मेम्ब्रेन के बीच में, दैट इज अ पेरीविट्रिलाइन स्पेस।
और जितने भी कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं वो इस एक्सोप्लाज्म से हटके कहाँ आ जाते हैं, इस मेम्ब्रेन के साथ जुड़ जाते हैं, विट्लाइन मेम्ब्रेन के साथ। अब ये मेम्ब्रेन बन जाती है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन दैट इनको बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनने का मतलब है अब कि एक स्पर्म एंटर हो चुका है, अब और कोई स्पर्म इसके अंदर एंट्री नहीं ले सकता। तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन क्या करती है, इट प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी। हम इसको बहुत इजी करके समझ रहे हैं, हालांकि बहुत सारे और रिएक्शंस होते हैं, बट फिलहाल आपको ये याद रखना है एक टाइम में एक स्पर्म ही एग के अंदर, ओवम के अंदर एंट्री ले सकता है, जिसकी फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो क्या करती है, इट प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा, इसके अंदर एंट्री ले ली, तो अब यहां से क्या करेगा, ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर छोड़ देगा और ऑलरेडी न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, ठीक है, ध्यान से देखो, इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस। अब दोनों के जो न्यूक्लियाई हैं जब वो फ्यूज कर गए, दोनों के न्यूक्लियाई जब फ्यूज कर गए तो ये बन गए एक डबल न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, और इसको बोलेंगे, दोनों के फ्यूजन को बोलेंगे सिनकैरियन, सिनकैरियन। और अब ये जो स्ट्रक्चर बन जाएगी दैट इज जाइगोट। तो अब बन गया है जाइगोट, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से बन गया है जाइगोट। एनसीईआरटी सिंपल इतना मेंशन करेगी, फ्यूजन हो गया दोनों गैमीट्स का और क्या बन गया, जाइगोट। बट हमें ये समझना है कि जाइगोट तक बनने का जो पूरा प्रोसेस है वो इतना सिंपल भी नहीं है। ठीक है, चलो अब आ जाओ, ये हमने देख लिया। तो अब देखो, अब ये जाइगोट देखो कहाँ आ चुका है, ये यहाँ आ चुका है, एम्पुलर रीजन के अंदर ये जाइगोट बन गया, राइट। ये स्पर्म की देखो एंट्री, ये ओवम था, इसके अंदर बहुत सारे स्पर्म ने कोशिश की बट सिर्फ एक ने एंट्री ली है, सिर्फ एक ने एंट्री ली, तो अब ये स्ट्रक्चर बन गई है बेटा जाइगोट, राइट। अब जाइगोट, जैसे ही जाइगोट बनेगा वैसे ही वो क्या करेगा, डिवाइड करना शुरू कर देगा। तो जाइगोट के पहले कितने सेल्स बनेंगे, अच्छा एनिमल एक्सिस से वो डिवाइड करेगा, क्योंकि एनिमल एक्सिस के थ्रू ही एंट्री हुई है किसकी, स्पर्म की, राइट। तो एनिमल एक्सिस से इस प्लेन के थ्रू ये डिवाइड करेगा 2 सेल्स में, 2 डिवाइड करेंगे 4 में, 4 फिर किस में डिवाइड करेंगे, 8 में, 16 में, तो एक बन जाएगी बॉल लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज मोरूला। तो लेट अस सी मोरूला के बाद एक बार एनसीईआरटी देखो, अब इन कॉन्टेक्ट विद द, क्या बोला हमने, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जो स्पर्म है किसके कॉन्टेक्ट में आएगा, जोना पैलुसिडा के। पहले जोना पैलुसिडा कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व किया, जोना पैलुसिडा के पास पहुंचा और चेंजेस इंड्यूस कर देगा इन द मेम्ब्रेन। हमने क्या बोला, दैट इज कॉर्टिकल जो रिएक्शंस चलेंगी जिसकी वजह से बन जाएगी फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। अब ये जो मेम्ब्रेन है ब्लॉक कर देगी, किसको ब्लॉक कर देगी, एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स को, राइट। तो इसकी वजह से ये इंश्योर किया जाता है ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम। द सिक्रीशंस ऑफ द एक्रोसोम वो हेल्प करेंगी स्पर्म को एंटर करने में इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू जोना पैलुसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये देखो हमारे पास डायग्राम है। पहले तो देखो ओवम का स्ट्रक्चर, एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये ओवम है, ओवम के अंदर ये क्या बन गया, पेरीविट्राइन स्पेस, मेम्ब्रेन थोड़ी सी हट जाती है, जोना पैलुसिडा, और यहाँ देखो स्पर्म की एंट्री हो रही है, और दीज आर द सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। कैसे ग्लूड है ये, हाइलोयूरोनिक एसिड से। ठीक है, चलो अब देखो स्पर्म की एंट्री हुई, कोरोना रेडिएटा, जोना पैलुसिडा, सब कुछ हट गया, फर्स्ट पोलर बॉडी भी थी उस साइड से सेकेंड मेयोटिक डिवीजन में। स्पर्म न्यूक्लियस आया, एक्रोसोम है, इसका एक्रोसोमल रिएक्शन चली, ग्रैनुलोसा सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, जोना पैलुसिडा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनल स्पेस। तो यहाँ देखो फ्यूजन ऑफ oocyte, यहाँ से देखो ये एंट्री ले रहे हैं डिसॉल्व करते करते, इसके बाद ये क्या पहुंच गए, फ्यूजन ऑफ oocyte एंड स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयर आर अकरिंग। ये देखो ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं आपको, these are cortical granules। तो इनके बीच में क्या चलेगा, cortical reactions चलेंगी, और फाइनली ये जो स्पर्म है ये एंटर ले लेगा किसके अंदर, ओवम के अंदर, और इसका क्या फ्यूज कर जाएगा, दोनों के न्यूक्लियाई फ्यूज करने के बाद सिंट्रियन होने के बाद बनेगा जाइगोट। ठीक है, चलो अब देखो, this induces the completion of the meiotic division of the secondary oocyte। तो secondary oocyte किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ओवम में। second meiotic division is also unequal, इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा और सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी, सेकेंड पोलर बॉडी।
रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है। और एक हैप्लॉइड ओवम बन गया जिसको हम ओटिड भी बोल देते हैं। जल्दी ही क्या होगा, हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड दैट ऑफ द ओवम दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगे, क्या बना देंगे, डिप्लॉइड जाइगोट। तो अब बताओ डिप्लॉइड जाइगोट के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे, क्योंकि अब ये मेल गैमीट फीमेल गैमीट फ्यूज हो चुका है, तो 40 कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, 46 क्रोमोसोम, 46 chromosomes will be formed, ठीक है। चलो आगे आओ। अब देखो अब फर्टिलाइजेशन से क्या बन गया बेटा, जाइगोट बन चुका है, राइट। जाइगोट बन गया है तो वन हैज टू रिमेंबर दैट सेक्स ऑफ जो बेबी है वो उसी टाइम पे डिसाइड हो जाता है जैसे ही फ्यूजन हो जाएगा किसका, न्यूक्लियाई का, ठीक है। लेट अस सी हाउ। जैसे कि हमें पता है क्रोमोसोमल पैटर्न इन ह्यूमन फीमेल के अंदर होता है XX और ह्यूमन मेल के अंदर होता है XY। तो मतलब आधे क्रोमोसोम 50% X होते हैं, 50% Y होते हैं, जिसकी वजह से सारे के सारे हैप्लॉइड गैमीट्स प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल हैव द 6 क्रोमोसोम X। फीमेल के पास सिर्फ XX है तो वो सिर्फ X क्रोमोसोम दे सकती है, एक ही टाइप के बनेंगे उसके सारे ओवम। बट मेल के पास क्या है, 2 टाइप के, 50% X है, 50% Y है, ठीक है। वेयर इज इन मेल गैमीट स्पर्म्स द 6 क्रोमोसोम कुड बी ईदर X और Y, हेंस 50% of the sperms carry the X chromosome while the other 50% carry Y chromosome, ठीक है। After fusion of the male and female gametes, zygote के पास या तो XX आ जाए, ठीक है, या XY आ जाए, डिपेंड करता है वेदर जो स्पर्म X कैरी करने वाले वो फ्यूज हुए हैं दैट है और Y ने फर्टिलाइज किया है ओवम को। मतलब X अगर फर्टिलाइज करेगा ओवम को तो फीमेल, Y अगर फर्टिलाइज करेगा तो मेल बनेंगे, राइट। जाइगोट जो XX कैरी करेगा वो किसमें बन जाएगा, डेवलप इनटू फीमेल बेबी, और XY क्या बन जाएगा, मेल। तो अब आपको क्रोमोसोम पैटर्न, ठीक है, हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। दैट इज व्हाई साइंटिफिकली इट इज करेक्ट टू से दैट जो बेबी का जो सेक्स है वो कौन डिटरमिन करता है, दैट इज डिटरमिन्ड बाय ओनली एंड ओनली फादर, ओनली एंड ओनली फादर, ठीक है, नॉट बाय मदर, ठीक है। आगे आ जाओ। अब देखो अभी उसी वक्त क्या हुआ, माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो गई। जाइगोट कहाँ से मूव किया, इस्थेमस से मूव करना शुरू करता है ऑफ द ओविडक्ट, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्लीवेज। क्लीवेज क्यों बोलते हैं बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड क्लीवेज, ध्यान से सुनना। मान लो ये मेरे पास एक सेल है, एक सेल के बने 2 सेल, ये तो ही माइटोसिस, सेल फिर बड़े होंगे फिर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। बट क्लीवेज के अंदर क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक सेल था, 2 सेल बने, 4 सेल बने, ऐसे करते करते सेल बहुत सारे बन जाते हैं जिसमें जाइगोट का साइज चेंज नहीं हो रहा, उसके अंदर सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स भरते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको बोलते हैं क्लीवेज डिवीजन, राइट। तो क्या बन जाएंगे, पहले 2 फिर 4 फिर 8 फिर 6 डॉटर सेल्स जिनको बोलेंगे ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर इसको बोल देंगे मोरूला, क्या बोल देंगे, मोरूला। 8 to 16 वाली स्टेज को हम बोल देंगे मोरूला, राइट। मोरूला फिर से डिवाइड करेगा और क्या बना देगा, ब्लास्टोसिस्ट, और एज इट मूव फर्दर इनटू द यूट्रस, ब्लास्टोमियर्स जो ब्लास्टोसिस्ट में है अरेंज्ड हो जाएंगे आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, और एक इनर ग्रुप ऑफ सेल अटैच टू ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड द इनर सेल मास, ठीक है। द ट्रोफोब्लास्ट देन गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम। एक सेकेंड, ये आपको आई थिंक आई शुड शो, एक सेकेंड, ये बन गया बेटा जाइगोट, ठीक है, ये क्या बना, जाइगोट, ठीक है। क्या है अभी, डिप्लॉइड, राइट। ये करेगा डिवाइड, इसके अंदर पहले 2 सेल्स में डिवाइड कर गया, ठीक है, इट हैज डिवाइडेड इनटू 2 सेल्स, राइट। 2 सेल्स फिर किस में डिवाइड कर गए बेटा, 4 में, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 वाले फिर डिवाइड कर जाएंगे किस में, 1 2 1 2 3 4 5 6 और चलो यहाँ 7 और 8, अभी 8 बन गए। फिर 8 के क्या बन जाएंगे, 8 के 16 बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11 है ना, ऐसे करते करते बढ़ते जाएंगे ये, राइट। तो मान लो ये स्टेज आ गई आपकी 8 to 16 सेल्ड। इस स्टेज को हम क्या बोल रहे हैं? मोरूला। क्या बोल रहे हैं? मोरूला, ठीक है। फिर और सेल बढ़ेंगे इसके। अब इसके अंदर सेल्स का नंबर मान लो हो गया 16 से 32, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो अब हम इसको बोल देते हैं, ये सारे जो सेल्स हैं डॉटर सेल्स, इनको बोल देते हैं ब्लास्टोमियर, और इस स्ट्रक्चर को बोल देते हैं ब्लास्ट्यूला। ये सारे क्या है बेटा? दीज आर ब्लास्टोमियर्स। क्या है ये? ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही है? आगे चलो। अब इतने सारे सेल्स हैं, एक बैग है, बैग के अंदर बहुत सारे सेल्स भरते जा रहे हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे इनका होता है अरेंजमेंट होना शुरू। तो इनमें से बहुत सारे सेल्स अपने आप को ऐसे कहते हैं कि हम अपने आप को पेरिफ्री पे अरेंज कर लेते हैं। मतलब ऐसा इमेजिन करो, एक कमरे के अंदर बहुत सारे लोग भरते जा रहे हैं, तो उनको जगह नहीं मिलती है। तो धीरे धीरे क्या करते हैं, सब लोग ऐसे एडजस्ट होना शुरू हो जाते हैं कि हम सब पेरिफ्री पे एडजस्ट हो जाते हैं, मतलब साइड्स में एडजस्ट हो जाते हैं। तो हमारे सामने फिर स्ट्रक्चर आती है दिस वन, ठीक है। अब जब मैं ब्लास्टोमियर बना रही हूँ तो समथिंग कुछ इस तरह से इन्होंने अपने आप को पेरिफ्री पे अरेंज कर लिया, ठीक है। कहाँ अरेंज कर लिया? पेरिफ्री में। इनको बोलेंगे हम ट्रोफोब्लास्ट। इनको क्या बोलेंगे? ट्रोफोब्लास्ट। दीज आर ट्रोफोब्लास्ट। अब इनको नाम दे दो ट्रोफोब्लास्ट। ये आउटर अरेंज हुए ब्लास्टोमियर्स हैं। और एक साइड पे, चलो इसको, एक साइड पे क्या होगा, इस तरह से कुछ सेल्स का यूं मास सा इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। क्या इकट्ठा हो जाएगा? इनको बोलेंगे एम्ब्रियोनल एक्सिस या एम्ब्रियोनल नोब। और बीच में ये क्या है बेटा? दिस इज ब्लास्टोसील। जैसे साइड में इकट्ठे हुए तो इनको हमने क्या बोल दिया? ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील, ठीक है। तो इतनी सी कहानी अगर समझ में आ गई है तो देखो, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स और अटैच हो गए कुछ इनर सेल मास, ठीक है। इसको हमने क्या नाम दिया? दिस इज कॉल्ड इनर सेल मास। ये इसका नाम लिख लो, दिस इज इनर सेल मास। और ये क्या है बेटा? ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा? अब देखो, द ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो है ना, अच्छा धीरे धीरे ना ये जो जाइगोट है, मोरूला ब्लास्टुला, बनते बनते यूट्रस के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। 3rd डे तक ये आ जाता है कहाँ पर? इम्प्लांटेशन होने के लिए। तो ट्रोफोब्लास्ट गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम एंड द इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएटेड एज एम्ब्रियो। अब देखो, ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर ना कुछ ऐसे फिंगर लाइक सी स्ट्रक्चर्स आएंगी। नाउ इमेजिन करो, ये जो सारी चीज है ना, ये सारा काम चल रहा है बेटा यूट्रस के अंदर। तो मान लो ये है बेटा यूट्रस की, ये मान लो यूट्रस बनाया मैंने, और ये है इसकी, मान लो दिस इज एंडोमेट्रियल लाइनिंग, ठीक है। ये यूट्रस है। तो ये जो बॉल है ना, ये जो बॉल, ये यहाँ पे आके अपने आप को एम्बेड करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो इसके आउटर वाले सेल्स कौन से थे? आउटर वाले सेल्स हमने बनाए थे ट्रोफोब्लास्ट, ये जो मैं बना रही हूँ, ठीक है। दीज आर ट्रोफोब्लास्ट। तो ऐसे ही एक इनर सेल मास था जिसको हमने बोला था इनर सेल मास, ठीक है। ये इनर सेल मास। तो इस सारा का सारा काम यूट्रस के अंदर चल रहा है। अब देखो, इधर से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस किसके, एंडोमेट्रियल लाइनिंग के फोल्ड्स, और इधर से जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है ना, उसके अंदर ना कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आने शुरू हो जाएंगे। तो आपस में इनका इस तरह से अटैचमेंट होना शुरू हो जाएगा। और इनर सेल मास किस में डिफरेंशिएट हो जाएगा? ये डिफरेंशिएट होगा एम्ब्रियो में, डिफरेंशिएट्स इनटू एम्ब्रियो। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू एम्ब्रियो, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट क्या बना देगा? ट्रोफोब्लास्ट अपना कनेक्शन बनाएगा एंडोमेट्रियल लाइनिंग के साथ। क्या डेवलप करेगा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको हम बोलेंगे कोरियोनिक विलाई। क्या बोलेंगे? कोरियोनिक विलाई, ठीक है। चलो देखो, तो the inner cell mass gets differentiated into embryo after attachment. The uterine cells divide rapidly और कवर कर लेते हैं किसको? ब्लास्टोसिस्ट को। तो धीरे धीरे ये जो कवरिंग है ना, ये पूरा अंदर फिट होता जा रहा है। और धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो पूरी की पूरी एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, ऐसे पूरा इसको कवर कर लेगी। ये अंदर इसके मूव करता जाएगा, राइट। तो जिसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं?
इम्प्लांटेशन। एज ए रिजल्ट ब्लास्टोसिस्ट, ये जो स्ट्रक्चर अभी हमने इसके अंदर इंसर्ट करवाई है जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसील के साथ, है ना, बिकम्स एम्बेडेड, धस गई है, धसना, जैसे कि गीली मिट्टी के अंदर किसी बॉल को फंसा दो, राइट, इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। इसको क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। और जिसकी वजह से इट लीड्स टू नाउ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी का मतलब अब पूरे 9 महीने तक यहाँ पे यूट्रस के एंडोमेट्रियल लाइनिंग के अंदर बेबी क्या होगा? डेवलप होगा, राइट। तो इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। एक बार समझते हैं इस एनसीईआरटी डायग्राम को। ये ओवम है, ठीक है, ओवम के अंदर स्पर्म की एंट्री हुई, ठीक है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ, ये बन गई 2 सेल्ड स्टेज ऑफ द जाइगोट, ये बन गई 4 सेल्ड स्टेज, दिस इज 4 सेल्ड स्टेज, ये बन गई 8 to 16 सेल्ड स्टेज, ठीक है। तो ये देखो, ये कौन सी स्टेज है? ओवम। ओवम को फर्टिलाइज किया बी में, स्पर्म्स ने 2 सेल्ड, 4 सेल्ड, 8 सेल्ड, ई वाली, है ना। तब तक यूट्रस में फेलोपियन ट्यूब के अंदर मोरूला यहाँ तक आ चुका है बेटा, बिल्कुल यूट्रस के अंदर बस जाने वाला है। एफ स्टेज तक आते आते ये क्या बन जाएगा आपका? ब्लास्ट्यूला, दिस इज ब्लास्ट्यूला, ठीक है। अब धीरे धीरे अब ये देखो, इसके जो सेल्स हैं, ध्यान से अगर आप देख पा रहे हैं तो बाहर की तरफ अलग हो गए, बीच में व्हाइट व्हाइट सी कैविटी दिख रही है, इसका नाम है ब्लास्टोसिस्ट, इसका नाम है ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। अब धीरे धीरे ब्लास्टोसिस्ट के ट्रोफोब्लास्ट वाली लेयर से एंडोमेट्रियम के अंदर ये एच वाला पार्ट देखो, अब ये अंदर के अंदर क्या हो रहा है? अपने आप को एम्बेड कर रहा है, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन। अब ये यूट्रस की वॉल के अंदर अपने आप को डेवलप करेगा। तो दिस इज ब्लास्ट्यूला, दिस इज ब्लास्ट्यूला। और ये देखो, ये कौन से सेल्स हैं? दीज आर ट्रोफोब्लास्ट, दीज आर ट्रोफोब्लास्ट। और ये क्या है? दिस इज इनर सेल मास। और ये बीच में कैविटी क्या है? दिस इज ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील, ये इनर सेल मास। तो ये स्ट्रक्चर क्या है? ब्लास्टोसिस्ट। तो हमारे सिलेबस में हमें ब्लास्टोसिस्ट तक की इम्प्लांटेशन पढ़ना है, राइट। तो नेक्स्ट हम इसके अंदर करेंगे किस तरह से पूरी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी यूट्रस के एंडोमेट्रियल लाइनिंग के अंदर, ठीक है। नाउ इट्स द क्वेश्चन टाइम। तो क्वेश्चंस को पढ़ते हैं जल्दी से, चलो। ऑल कॉपुलेशंस डू नॉट लीड टू प्रेगनेंसी, ओके, सही है बात, बिल्कुल सही है, ओके। द मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट क्या होगा? द ओवम एंड स्पर्म शुड बी ट्रांसपोर्टेड रैंडमली, कभी भी कोई भी आ जाए? नहीं। ओवम एंड स्पर्म शुड बी कंटिन्यूसली, क्या कंटिन्यूस ट्रांसपोर्ट होता रहे? तो क्या कंटिन्यूस कॉपुलेशन होता रहे? नहीं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। The ovum and sperm should be simultaneously, दोनों एक साथ आए, transported to ampullary isthmic junction, that is C part, ठीक है, एक साथ आए तभी वो दोनों आपस में फ्यूजन कर पाएंगे, राइट। चलो आगे आ जाओ। The sperm comes into contact with the layer of ovum to cause फर्टिलाइजेशन। कौन सी लेयर के कांटेक्ट में आते हैं? पहले, सबसे पहले कांटेक्ट विद द लेयर ऑफ ओवम टू कॉज फर्टिलाइजेशन। उसके लिए उनको कोरोना रेडिएटा के आना पड़ेगा पहले, फिर उसके बाद जोना पैलोसिडा को पेनिट्रेट करेंगे। तो पहले हम किसका नाम लेंगे? कोरोना रेडिएटा का, ठीक है। चलो आगे आओ, आगे देखो। साइंटिफिकली सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटर्मिन्ड बाय, अगर ये फीमेल है, ये मेल है, तो ये तो सिर्फ एक ही क्रोमोसोम देगी, और ये कितने देंगे? एक्स भी देंगे। फादर क्या देगा? फादर देगा 2 टाइप के, एक्स और वाई। अगर इनका फ्यूजन हो गया तो फीमेल, और अगर इनका फ्यूजन हो गया तो मेल। तो इसका मतलब डिसाइड किसने किया? मेल ने डिसाइड किया, राइट। तो ओनली फादर इज रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन के केस में, राइट। चलो आगे आओ। कैपेसिटेशन अकर्स इन, कैपेसिटेशन कहाँ होता है? जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने जो स्टेरोल्स और ग्लाइकोप्रोटीन रिमूव हो जाएंगे, कैल्शियम इन्फ्लक्स हो जाएगा, स्पर्म्स की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी ताकि वो जल्दी से एग के पास पहुंच सकें। तो एक्रोसोम अपने एंजाइम रिलीज करके जब तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं हटेगी, ठीक है, तब तक एक्रोसोम अपने एंजाइम रिलीज नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कैपेसिटेशन। ये होता है बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, राइट। चलो आगे आओ।
Which layer of blastocyst gets attached to the endometrium during implantation? अभी भी हमने बनाया था, ये जो आउटर लेयर थी इसका हमने नाम क्या दिया? That is ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट वही लेयर है जो अटैच होगी किसके साथ? एंडोमेट्रियम के साथ। और इनर सेल मास तो डिफ्रेंशिएट होके क्या बना देगा? एम्ब्रियो। क्या बना देगा? एम्ब्रियो। इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला? ब्लास्टोसिस्ट। इसको बोला हमने ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो दैट इज ट्रोफोब्लास्ट। तो ए हो गया हमारा आंसर। And with this, it's the time to say thank you। और हमने क्या कर लिया? हमने फर्टिलाइजेशन देखा, हमने इम्प्लांटेशन का प्रोसेस समझा, ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन यूट्रस के अंदर, दैट विल लीड टू प्रेगनेंसी। और हमारी नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अबाउट प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। टिल देन, it's a time to say thank you, bye bye, but always remember that you have to learn with a smile।